से बैठिए। जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी करेंगे थियोसॉफी की यूनिवर्सल प्रार्थना। ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each May each who feels who feels himself himself as one with thee as as one one with with thee, thee, know he is who is also also one with every other. one with every others. धन्यवाद। आप क्या करें, हम क्या कर रहे हैं, आत्म साधना जो किताब है वो पढ़ रहे हैं। सेल्फ कल्चर इंग्लिश में है, ऑलरेडी 1978 की है। ओके, तो ये डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी उनकी लिखी है और अनुवादक डॉक्टर रघुवर शरण गुप्ता है, उन्होंने उसका अनुवादन किया है। तो ओके, तो हम अभी आगे हैं अध्याय 8वां, निम्न मनोमय कोश के कार्य। इधर आ गए, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ और उस एनर्जी से रहना है। शुरुआत करता हूँ और मुझे शुरुआत करने दीजिए और लास्ट को मुझे दीजिए एक पैराग्राफ वगैरह, बाद बीच में आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो प्रभाकर जी आपको इस पुस्तक में सीखना है कि कैसे पढ़ा जाता है, तो आप देखना है नेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, आई है तो ठीक है। हाँ, ओके। नहीं नहीं करते, सभी पढ़ते हैं, बाद में मुझे दे दो बोलते। राम प्रसाद जी को भी नहीं आता था, अभी पढ़ रहे, अभी मौका ढूंढते कब मुझे मिलेगा करके, है ना। तो ओके, तो ठीक है, शुरुआत करेंगे इसको। निम्न मनोमय कोश के कार्य। इस अध्याय में हम निम्न मनोमय कोश के कार्यों पर विचार करेंगे। यह मूर्त विचारों का कोश है। वासना शरीर की भांति इस विषय पर हम आत्म साधना के विशेष दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे। हमारा अध्ययन उन तथ्यों और साधनों तक ही सीमित रहेगा जिनसे साधक को इस शरीर को समझने में सहायता मिले और अपने कार्य के लिए वह इसका कुशलता के साथ उपयोग कर सके। मानव मन सृष्टि की सबसे विलक्षण रचना है। पूर्णत्व और आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या भी मन ही है। मन ही भेदभाव उत्पन्न करने वाला तत्व है। उसी के कारण मनुष्य उस एक परम तत्व में अनेक दिखता है। मन ही अहम का केंद्र है। वही हमें यह अनुभव कराता है कि हम ये व्यक्ति है और हमारे तथा अन्य व्यक्तियों के हितों पर परस्पर विरोध है। मन ही उन भ्रांतियों का जनक है जो हमारी चेतना में परमात्मा का एक विकृत स्वरूप प्रस्तुत करती है। जो इस दृश्य जगत में अंतर्हित परमात्मा को जानना चाहता है, उसे पहले मन पर नियंत्रण करना और फिर मन के भी परे जाना होगा। ओके, तो जिस दृश्य जगत में अंतर्हित परमात्मा को जानना चाहता है, उसे पहले मन में नियंत्रण करना और फिर मन के भी परे जाना होगा। तो जब पहले जो लोग पूजा करते हैं ना, तब मन एक ये होता है। बाद में जो जप करते हैं ना, उससे भी मन कंट्रोल होता है। और तीसरा बहुत मुश्किल और आसान भी माना जा सकता है, ध्यान है, उससे भी हमारा मन कंट्रोल होता है। ठीक है, उस क्षण तो होता है, लेकिन इसलिए पूजा वगैरह हो आ गई है सब। ठीक है, निम्न मनोमय कोश के कार्यों का विचार करते समय हमें यह समझ लेना चाहिए कि मन की सही संरचना, स्वरूप और कार्य के विषय में अपने अज्ञान के कारण आधुनिक मनोविज्ञान में मन शब्द का प्रयोग अत्यंत ही सामान्य रूप से किया गया है। जिन क्रियाओं का प्रारंभ हमारे अंतर के स्पष्टता विभिन्न भागों से होता है, उन्हें एक इकट्ठा रखकर उन सबके लिए एक साधारण और अस्पष्ट शब्द मन का प्रयोग करता है। फिर से पढ़ेगी। जिन क्रियाओं का प्रारंभ हमारे अंतर के स्पष्टता विभिन्न भागों से होता है, उन्हें यह इकट्ठा रखकर उन सबके लिए एक साधारण और स्पष्ट शब्द मन का प्रयोग करता है।
हमारी भावनाएं मृत विचार, अमृत विचार, मृत विचार, अमृत विचार और अंत प्रज्ञा में भेद किए बिना ही इन सबको मिला दिया गया है। इस विषय का विशेष अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी इन सबके बीच के संबंध को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था प्रमुखता इसलिए है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग के भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण मन की क्रियाओं का अनुसंधान गलत तरीकों से किया गया है। मन अपने भौतिक यंत्र मस्तिष्क से किसी प्रकार कार्य करता है। यही मनोविज्ञान में मन का अध्ययन है। उसके पास साधन ही नहीं है वो मस्तिष्क के आगे भी जा सके तथा मस्तिष्क में तथा उसके माध्यम से चेतना में प्रकट होने वाली निमित्त अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्तियों और कारणों को देख सके, उनका परीक्षण कर सके। अभी कुछ समय पहले तक मस्तिष्क को सभी मानसिक क्रियाओं का जन्मदाता सूत्र समझा जाता था। ये मत लोम्ब्रोसो लोम्ब्रोसो की इस प्रसिद्ध उक्ति से व्यक्त हुआ। मस्तिष्क विचार इस प्रकार उत्पन्न करता है जैसे जिगर से पित्त निकलता है। परंतु मानसिक क्रियाओं के और अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि इस मत को स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को अनिच्छा से यह मत स्वीकार करना ही पड़ा। मन स्थूल मस्तिष्क से बिल्कुल ही भिन्न है। यद्यपि स्थूल जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए वह मस्तिष्क पर निर्भर रहता है। स्थूल जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए वो मस्तिष्क पर निर्भर रहता है। तो मन वडाय वडाय बोलता है। मन मन किधर भी जा सकता है। मन किसके किसके ऊपर भी जा सकता है। मन 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 इच्छा भी होता है। मन वासनामय बन जाता है किसी। ठीक है, मन के बारे में बहुत है। आपने बहुत जाना है मन खुद को। मन 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 और आत्मा में क्या फर्क है? मन और आत्मा में क्या फर्क है? मन और आत्मा। ललिता मैम छोड़ के गई। मन और आत्मा दोनों अलग चीजें हैं। हम्म। आत्मा अपना कार्य मन के द्वारा कराती है और मन जो है कई बार अपनी क्रियाओं को जन्म देता है और अपनी क्रियाओं को आत्मा के द्वारा कराता है। जब मन में कोई विचार हमारे आता है हम्म। तो तब तक वो पूरा नहीं होगा जब हम अपने दिल से अपनी आत्मा से उसको नहीं मानेंगे। तो मन। इसमें यही यही हम्म। लिखा है पता नहीं, कि जब तक मन मस नहीं मानता तब तक विचार नहीं जाते। हाँ, मन 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 एक लिमिटेशन है। मन को, आत्मा को लिमिटेशन है। आत्मा कभी मरती नहीं। मन अलग हाँ, अलग हो सकता है। मन भौतिक शरीर में है, वासनामय शरीर में रह सकता है, या इस निम्न मनोमय में रह सकता है। उसके ऊपर नहीं जा सकता मन। उसके ऊपर है आत्मा। आत्मा है, परमात्मा है। तो आत्मा में मन रह सकता है, मन में आत्मा रह सकती है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है? शरीर में आत्मा। आत्मा और मन दोनों है। हमारे इस भौतिक शरीर में मन भी है और आत्मा भी है। यस। यस तो ललिता जी, क्या हुआ? आप बीच में गए और वापस आ गए? वो फोन आ गया था नीचे से। ओके। मेरी बंगले के नीचे से कोई इमरजेंसी कुछ, तो मोबाइल गुम हो गया था तो बोले नहीं नहीं है नीचे, तो मुझे लेना पड़ा। वो ओके। लिया तो यहाँ से बाहर ही पड़ गई डायरेक्टली। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो शरीर में आत्मा रहती है या आत्मा में शरीर रहता है? सबको पूछा है। शरीर में आत्मा रहती है। एक्चुअली शरीर में ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो वैसे है ही ना। आत्मा तो क्या बोलते हैं हम, अमर है। पर शरीर प्रश्न में का तो देखिए, सीधा सीधा जवाब चाहिए। हर एक के शरीर में एक आत्मा डेफिनेटली है। यस प्रभाकर जी, शरीर में आत्मा रहती है या आत्मा में शरीर रहता है? राम प्रसाद जी, हम तो डिस्कस करेंगे कभी कभी थोड़ा। शरीर में आत्मा रहती है और मन भी रहता है।
आत्मा से ही लेकिन शरीर मन बनता में है। हम मन की बात आत्मा नहीं से ही कर रहे, शरीर बनता है। हम मन की बात नहीं कर रहे, खाली दो एक ही प्रश्न है, आत्मा में शरीर रहता है या शरीर में आत्मा रहती है? आत्मा से ही शरीर बनता है, आत्मा ही मेन है। पूछा शरीर उतना, ही शरीर में आत्मा रहती है या आत्मा में शरीर रहता है, इतना ही पाए चाहिए। आत्मा में शरीर रहता है। ईसा उपनिषद का है एक बात। हाँ ये पता है। एक 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 प्लस एक बराबर एक, माने ईश्वर, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड तीनों एक ही है। हाँ अभी इसलिए अभी अपन ही सीधी जना। अभी सीधी गाड़ी जा रही अभी हमने जब पढ़ा था ना, पहले सत्र में ही पढ़ा है इस बुक के लिए। परमात्मा बड़ा है या आत्मा बड़ा है? परमात्मा। हाँ, तो ये सब समझ में आया। तो परमात्मा बहुत बड़ा है ना। परमात्मा के अंदर है आत्मा, आत्मा के अंदर क्या है? सात कोश, सात कोश में क्या आता है? शरीर। शरीर। तो आत्मा में शरीर रहेगा या शरीर में आत्मा रहेगा? आत्मा में शरीर। शरीर है। आत्मा में शरीर। है ना। तो हम समझ में थोड़ा ये होता है। तो हम स्थूल शरीर से देखें तो हमें लगता है हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे आत्मा में शरीर है। आत्मा बहुत बड़ी है ना। आत्मा में सात शरीर आते हैं, इसका तो ये कोश है अलग अलग। तो उन्होंने उन्होंने उपनिषद से समझ में के बराबर बोला। फिर प्रभाकर जी इज द राइट आंसर, उन्होंने बराबर आंसर दिया। तो हम इतना चाहते हैं कि मैं भी, हम सभी भी आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर, दिल खोलकर बुक को पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ते जाना नहीं है, समझ के लेना है। समझ में नहीं आया तो पूछना है, नहीं तो इस किताब पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। कोई आ गया और हमें क्वेश्चन पूछने लगे, हमने ऐसा उल्टा सीधा जवाब दिया तो क्या समझेंगे? ये बुक पढ़ते हैं शिव गुरु में और इनको ये पता नहीं। कितनी बुक पढ़ी है? 15 बुक पढ़ी है। हम सबको, मुझे भी बोल सकते हैं, आप सभी को भी बोल सकते हैं। तो मुझे भी सीधा कीजिए, हम सभी भी सीधे रहेंगे और सीधा सीधा समझेंगे, सीधा सीधा कानों से जाना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। अभी याद रहेगा ना, आत्मा में शरीर है, शरीर। आत्मा में शरीर है। तो पहले ही हमने वो डायग्राम दिखाई थी ना, एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें भी दिखा था, परमात्मा, आत्मा, कोश। है कि नहीं? हम्म। एक डायग्राम दिखाई थी ना। पेज नंबर आपको चाहिए तो आएगी। आएगा। हम्म, किधर है वो? ये देखो पेज पेज नंबर बोला, एक पेज नंबर है 9 पर एक है, 9। इसमें 9। शरीर दिखाई है, और उसके बाद आ गई है ये 23, पेज 22 नंबर पर। 22 पे। ये 22 वाला डायग्राम कभी भी हमेशा याद है। इसमें क्या है? ये है स्थूल शरीर का, है ना। क्या बोला जाता है इसको? देहात्मा। देहात्मा। इसके बीच ऊपर आया जीवात्मा, इसके इधर आया आत्मा, आत्मा के बाहर आ गया परमात्मा, इस सर्कल के बाहर। तो ये पूरा परमात्मा में आत्मा रहती है, आत्मा के अंदर जीवात्मा रहती है, जीवात्मा के अंदर देहात्मा रहती है, और देहात्मा के अंदर स्थूल शरीर रहता है। तो हमारा है स्थूल शरीर। एकदम सिंपल भाषा में, सीधी सीधी बात, हमेशा याद रखना है। कोई पूछा तो आना चाहिए, है ना राम प्रसाद जी? यस, ठीक है, क्लियर है, अभी क्लियर हो गया। चलो पेज नंबर 85 तक जाएंगे। तो अभी तो क्या है, यद्यपि स्थूल जगत में अभी अभिव्यक्ति के लिए वो मस्तिष्क पर निर्भर रहता है। तो पहले हमारे शरीर में क्या बनता है? क्या बनता है? हमारा दिमाग बनता है, आंखें बनती है, पैर बनते हैं, हाथ बनते हैं, या दिल बनता है, या लिवर बनता है, या पेट बनता है? क्या बनता है हमारे शरीर में? पहला क्या बनता है? पता है किसी को?
पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, सीधी सादी बात। इधर थोड़ी एग्जाम चल रही है, हम अपने को समझ रहे हैं बस। राम प्रसाद जी, क्या बनता है पहले हमारे शरीर में, क्या बनता इसका ज्ञान नहीं है सर। है? ठीक है, प्रभाकर जी, सुप्रिया जी, चित्रा जी, माधुरी जी बोल सकते हैं। बनते हैं। पहले पिंड बन- क्या बनता है? बक्ष पिंड के रूप में बक्ष स्थल बनता है जी। ओके। हाँ। हाँ। फिर इसके बाद चौथे महीने में होता है कावती दो हृदय। नहीं ना, दो हमें हृदय इतना का नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए, पहले क्या बनता है वो चाहिए बस। पिंड पहले एक मांस का गोला। मांस का गोला। गोला मांस गोला के बाद पिंड। क्या बनता है, कौन सा अवयव बनता है मांस के गोले में? फिर उसको पैर बाद में निकलेंगे। थोड़ा थोड़ा आकार आता है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आकार आता है, क्या बनता है पता नहीं कि, लेकिन थोड़ा थोड़ा आकार आता है, ये बनता है। आकार ठीक आता है। सभी सभी जीवों में पहले एक ही बनता है। पहले जब है हृदय। ये शरीर में पहले, सभी जीवों में, ना ही मनुष्य में, सभी जीवों में बनता है हृदय। हृदय। दिल, दिल, ये दिल, हार्ट, जिसको हार्ट बोला जाता है ना, पहले बनता है हार्ट। हार्ट बनने के बाद सब कुछ बनने लगता है शरीर में। तो हमारा हार्ट का साइज कितना है? हमारी मुट्ठी है ना, इतना हमारा हार्ट है। के बराबर। ये इस मुट्ठी की बराबर, इतना ही हमारा हार्ट है, ये मुट्ठी। आयुर्वेद में तो चौथे महीना में बताया है। हाँ, यस। और हमें खाने के आयु लिए भी मुट्ठी भर खाना चाहिए एक्चुअली। मुट्ठी भर खाना पर्याप्त है हमारा, लेकिन हमने हमारी भूख बढ़ाई है धीरे धीरे धीरे। तो मुट्ठी भर खाना भी हमें पर्याप्त है दिन के लिए, लेकिन हमने हमारी बढ़ाई है। तो थोड़ा ये बेसिक चीजें हमें पता चाहिए, तो कोई भी पूछे तो आना चाहिए। तो दिल, जो हमारे हार्ट में जो सेल्स है, हार्ट में जो हमारे सेल्स है वही हमारे ब्रेन में भी है। ओके। तो सबसे होशियार कौन है? हार्ट है। है। हार्ट में पल्स आते हैं, हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, इससे ही पंपिंग होता है पूरे शरीर में ब्लड। तो इन्होंने ईसीजी लगाए, तो इसके बारे में थोड़ा हमें ये हो गया, तो ईसीजी का मशीन लगाया उन्होंने। तो ईसीजी रहता है हार्ट के लिए रहता है, ईईजी एक रहता है ब्रेन के लिए एक रहता है, वो एक अलग है। ठीक है, उसमें नहीं पड़ेगी। पहला हार्ट बनता है, हार्ट के साथ सब कुछ बनने लगता है। तो हार्ट हमारा, इस हार्ट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है। एक माइंड के दो प्रकार है ना, एक माइंड सचे चेतन और सचेतन है ना, तो इसमें अंदर है सबकॉन्शियस। इसमें सारी हमारी जन्मों की जानकारी रहती है, सभी डेटा हमारे हार्ट में है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, सभी जन्मों का डेटा है। लेकिन हमें खोलने के लिए नहीं मिलता, हमें हमारी जिंदगी पता है। जब ध्यान बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है, तभी एक एनर्जी लेवल बढ़ती है, तभी वो दिखने लगता है, ऐसे ही नहीं दिखेगा। सब बहुत सारी हमारे साथ मिरेकल्स है। हमारा शरीर एक मिरेकल है, हम ही मिरेकल है, हम ही जादू है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा विषयांतर हो गया, माफ कीजिए। लेकिन ये मुझे लगा कि आज थोड़ा मालूम होना चाहिए ये चीज़ों को। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए और नोट करके रखिए। आपको याद नहीं रह सकता तो नोट करके रखिए किताब में। चलो, अभी पढ़ना है। चित्रा मैम को पढ़िए मैम। अगला पैराग्राफ है, हम्म। समस्त मानसिक क्रियाओं को सुस्पष्ट करना, उनके संबंधित स्रोतों का पता लगाना, उनके स्वरूप और विभिन्न स्रोतों के अनुसार वर्गीकरण करना और मानव मन को इस प्रकार समझने में सहायता करना जैसा कि पहले कभी नहीं समझा गया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में गुह्य विद्या का सबसे बड़ा योगदान है। प्रकृति के अति भौतिक क्षेत्रों में गुह्यविदों द्वारा किए गए अनुसंधानों के कारण मन के क्षेत्र में यह व्यवस्था और स्पष्टता लाना संभव हो सका। अपनी अति भौतिक इंद्रियों को विकसित करके ये अनुसंधानकर्ता मनुष्य की अति भौतिक संरचना का अध्ययन कर सके, इस संरचना के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से अलग कर सके और स्थूल मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का आदि कारण संबंधित अति भौतिक लोकों में खोज कर सके।
खोज सके। इस प्रकार पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह ज्ञात हुई कि हमारी भावनाएं मूर्त विचार और अमूर्त विचार तीन विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये तो वास्तव में तीन विभिन्न सूक्ष्म शरीरों में चेतना के कार्य करने के परिणाम हैं। मस्तिष्क और स्नायु मंडल तो उच्च लोकों में इन सूक्ष्म शरीरों की क्रियाओं को भौतिक चेतना में लाने के माध्यम मात्र हैं। हम पहले ही इन क्रियाओं के एक समूह का अध्ययन कर चुके हैं जो वासना शरीर में उत्पन्न होती है और जो हमारे संवेदनों, वासनाओं और भावनाओं को जन्म देती है। अब हम विचारों के अवयव का अध्ययन करेंगे। यह वह यंत्र है जिसे जीवात्मा मनोलोक पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। यह लोक हमारे सौर मंडल का तीसरा लोक है। इस संबंध में पहली बात तो याद रखनी है कि मनोमय कोश वासना शरीर की भांति जो भूर लोक के 7 उपखंडों के पदार्थों से निर्मित होता है, एक अविभाज्य इकाई नहीं है। मनोलोक में कार्य करने वाला विचार यंत्र अर्थात मनोमय कोश तो चेतना के 2 भिन्न कोशों को मिलाकर बना है। निम्न मनोमय कोश मनोलोक के 4 निचले उपखंडों के पदार्थों से बना है और यह मूर्त विचारों का अवयव है। उच्च मनोमय कोश जिसे कारण शरीर कहते हैं, शेष 3 उच्च उपखंडों के पदार्थों से बना है और यह अमूर्त विचारों का अवयव है। ये दोनों कोश एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। इनके कार्य भिन्न हैं और हमारी संपूर्ण संरचना के 2 भिन्न भागों के अंग हैं। निम्न मनोमय कोश परिवर्तनशील देहात्मा का अंग है और प्रत्येक जन्म में नया बनता है। कारण शरीर जीवात्मा का निम्नतम कोश है और जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। एक के बाद एक देहात्माओं में जीवात्मा अंततः ही व्यक्त हो पाता है। अतः यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा मन हमारे निम्न और उच्च स्वयं का समस्त सीमाओं भ्रांतियों वाले अस्थायी देवात्मा तथा आत्मा बुद्धि मनस के माध्यम से व्यक्ति होने वाले स्थायी जीवात्मा का मिलन स्थल है। मनोलोक में क्रियाशील इन दोनों कोशों के कार्य क्योंकि भिन्न हैं, हम इस अध्याय में मूर्त विचारों के अवयव निम्न मनोमय कोश के कार्यों का ही विचार करेंगे। उच्च मनोमय कोश के कार्यों का विवेचन बाद के अध्याय में किया जाएगा। निम्न मनोमय कोश के कार्यों का अध्ययन करने से पूर्व संभवतः यह उपर्युक्त होगा कि इस कोश तथा वासना कोश के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए। यद्यपि चेतना के ये 2 कोश बिल्कुल अलग अलग हैं और 2 विभिन्न लोकों से संबंधित हैं, फिर भी इन दोनों कोशों का पारस्परिक संबंध अत्यंत कठिन है, घनिष्ठ है और वास्तविक जीवन में ये दोनों बहुत कुछ मिलकर ही कार्य करते हैं। वस्तुतः यह संबंध इतना घनिष्ठ है और इनकी कार्य पद्धति इतनी मिलती जुलती है कि व्यवहारिक तौर पर प्रायः इन्हें एक ही कोश समझा जाता है। इसलिए प्रारंभिक थियोसॉफिकल साहित्य के काम मनस को एक ही माना जाता था। वेदांत में भी मनोमय कोश इन दोनों कोशों के लिए प्रयुक्त होता है। एक मिनट इन दोनों कोशों के एक साथ विकसित होने के कारण ही काम और मनस के बीच यह घनिष्ठ संबंध प्रारंभ होता है। यदि इस पर विचार किया जाए कि विकास के प्रारंभ से ही कामना और विचार किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते रहे,
तो इनके घनिष्ठ संबंध को अच्छी तरह समझा जा सकता है। कामना या वासना की उत्पत्ति का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि बाह्य विषय वस्तुओं से प्राप्त सुख दुख की स्मृति या प्रत्याशा से उनके प्रति आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है तथा फिर अनेक प्रकार की कामनाओं का जन्म होता है। वासना शरीर में उत्पन्न सुख दुख के संवेदनों और निम्न मनोमय कोष की स्मृति एवं प्रत्याशा के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही वासना और विचार के बीच उस ऐक्य और घनिष्ठ संबंध का प्रारंभ होता है और वही विकास की वर्तमान अवस्था तक भी चला आ रहा है। तीव्र होने पर कामना या वासना अपनी पूर्ति के लिए फिर सदैव निम्न मन का उपयोग करती है और अपनी संतुष्टि के साधन खोज लेती है। काफी समय तक निम्न मन वासना का एक सेवक ही नहीं दास बना रहता है और उनकी मांगों की पूर्ति करके ही धीरे धीरे विकसित होता है। परंतु जो जो मन विकसित और शक्तिशाली होता है वह वासना पर अधिकाधिक नियंत्रण करने लगता है और अंततः उसका स्वामी बन जाता है। वासना या कामना को वश में करने के इस कार्य में मन को आंतरिक लोकों से अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है क्योंकि विकास की अंतिम अवस्थाओं में इन स्रोतों तक उनकी पहुंच बढ़ती जाती है। वासना और निम्न मनोमय कोषों का इस प्रकार संयुक्त रूप से कार्य करना हमें अपने भावनात्मक जीवन में दिखाई भी देता है। यह तो बताया ही जा चुका है कि वासना और विचार की क्रिया प्रतिक्रिया से ही भावनाओं का जन्म होता है। इसलिए किसी भावना का अनुभव होने पर हमारे दोनों शरीरों में एक साथ कंपन उत्पन्न होने लगता है। साधारण व्यक्ति के जीवन में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका समझ लेने पर हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों शरीर कितना मिलजुल कर कार्य करते हैं। मैम हो गया आपका, थैंक यू थैंक यू। यस ललिता मैम, आपको आंखें बंद कर बैठना है और ध्यान इधर उधर भटक जाए तो सांसों पे ध्यान दें। आपको ध्यान की ज्यादा आवश्यकता है, तो आप आंखों को बंद करके आप देखने चालू करते हो, आपके मन में दूसरे विचार आते हैं तो हमें इधर दिखते हैं। तो आपको चश्मा निकाल के आंखों को बंद करके बैठना है। जब आपको नोट करना है तभी आपको खोल सकते हैं। ओके, ठीक है। और जिसको भी वैसा लगता है तो आंखें बंद करके सुनिए। 100% हमको ये अंदर जाता है पूरा गहराई से। यस सुप्रीम मैम, अभी आप पढ़ सकते हो। और पेज नंबर ललिता मैम आपको डेली यही करना है। आपको डेली यही करना है जब तक वो आपके पास बुक नहीं आती तब तक। जब बुक आएगी तब आपको बुक की तरफ ध्यान देना है। ओके, हाँ। यस पेज 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 87। इस प्राथमिक विवेचन के पश्चात अब हम निम्न मनोमय कोश के कार्यों का विचार करेंगे। वासना शरीर के कार्यों का विचार करते समय हमने देखा था कि उसका पहला कार्य भौतिक इंद्रियों से प्राप्त कंपनों या स्पंदनों को संवेदनों में परिवर्तित करता है। स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों से टकराने वाले कंपन स्नायुओं या नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क के संबंधित भाग में पहुंचाए जाते हैं। वहां से वे वासना शरीर में प्रतिबिंबित होते हैं। वासना शरीर में स्थित केंद्रों द्वारा वे संवेदनों में परिवर्तित होते हैं। प्रतिबिंबन की यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हो जाती। मैडम फिर से पढ़िए, इस पैरा को फिर से पढ़िए, सॉरी। इस प्राथमिक विवेचन के पश्चात अब हम निम्न मनोमय कोश के कार्यों का विचार करेंगे। वासना शरीर के कार्यों का विचार करते समय हमने देखा था कि उसका पहला कार्य भौतिक इंद्रियों से प्राप्त कंपनों या स्पंदनों को संवेदनों में परिवर्तित करना है। स्थूल शरीर के ज्ञानेंद्रियों से टकराने वाले कंपन स्नायुओं या नाड़ियों द्वारा
मस्तिष्क के संबंधित भाग में पहुंचाए जाते हैं। वहां से वे वासना शरीर में प्रतिबिंबित होते हैं। वासना शरीर में स्थित केंद्रों द्वारा वे संवेदनों में परिवर्तित होते हैं। प्रतिबिंबन की यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक और प्रतिबिंबन से वे निम्न मन तक पहुंचते हैं और वहां एक प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाते हैं। जैसे कैमरा के लेंस में से जाने वाली प्रकाश की किरणें पारदर्शक प्लेट पर आसपास के दृश्य का चित्र अंकित कर देती है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों के मार्ग से आने वाले ये विभिन्न कंपन मन के पर्दे पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना देते हैं। ये प्रतिबिंब चिदाकाश में बनते हैं। यह शब्द चित्त से बना है और चित्त का अर्थ है निम्न मन का प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाला पक्ष। 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कंपनों द्वारा उत्पन्न इन प्रभावों के लिए बिंब या प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग थोड़ा विचित्र सा लग सकता है, परंतु मनोविज्ञान में अब इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग मान्य है। अंत किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न स्वरों से मन में उत्पन्न प्रभाव को हम श्रवण प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के स्वरूप से उत्पन्न प्रभाव को हम दृश्य प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न मनोमय कोश का पहला कार्य भावनात्मक संवेगों का रंग, रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श के मानसिक प्रतिबिंबों में परिवर्तन करना है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त इन मानसिक प्रतिबिंबों को मिलाकर एक सम्मिश्र बिंब बनाना है। इसका अर्थ एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए मेरे सामने एक संतरा है। आंखों के द्वारा उत्पन्न प्रभाव से मुझे संतरे का आकार और रंग का ज्ञान होगा। नाक के माध्यम से मुझे उसकी गंध का आभास होगा। संतरे को हाथ में लेने पर मुझे ज्ञात होगा कि छूने में ये कैसा लगता है। पेज नंबर 88। जिह्वा के द्वारा मुझे उसके स्वाद का पता चलेगा। अब संतरे के विषय में पूरा ज्ञान इन सब तथ्यों को मिलाकर ही होगा। निम्न मनोमय कोश का कार्य इन चारों तत्वों को मिलाकर एक ऐसा मानसिक बिंब बनाना है जो उस वस्तु का एक पूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करे। मन इन 5 तत्वों को मिलाकर एक पूर्ण चित्र तो प्रस्तुत करता ही है। यह अपने स्मृति भंडार से उन तत्वों की भी पूर्ति करता है जो उस समय उपलब्ध न हो। दूर से एक संतरे को देखने पर हमारे मन तक केवल दृश्य प्रतिबिंब ही पहुंचता है। हमें उसके आकार और रंग का पता चलता है, परंतु हम अपने मन में उस संतरे के दृश्य प्रतिबिंब से बहुत अधिक देख लेते हैं और वह इंद्रियों की आंशिक रिपोर्ट पर आधारित नहीं होता। वास्तव में होता यह कि पहले उनके अवसरों पर संतरों को देख परख कर हमने मन में बहुत प्रकार के संस्कार या प्रभाव एकत्रित करके अपने स्मृति भंडार में रख लिए है। अप्राप्त तत्वों की पूर्ति वह अपने इस भंडार से ही कर देता है। इस प्रकार हमें उस संतरे के बारे में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो अन्यथा हमें मिल ही नहीं पाता यदि मन संग्रह और अप्राप्त तत्वों की आपूर्ति का यह कार्य न करता और हम मन की आंखों से भी बस उतना ही देख पाते जो इंद्रियां हमारे सामने प्रस्तुत करती, तो हमें यह बाह्य जगत अत्यंत ही अपूर्ण और निरस प्रतीत होता। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से निर्मित प्रतिबिंबों के सम्मिश्रण के कार्य से
संबंधित एक बिल्कुल विपरीत कार्य भी है। वह कार्य यह है कि जो मानसिक आवेग कई कर्मेंद्रियों द्वारा व्यक्त हो सके, उसके तत्वों को अलग अलग करना। अपने सामान्य जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए जो भी विभिन्न क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, उनका समन्वय निम्न मनोमय कोश ही करता है। जैसे यदि हम अपने स्थूल शरीर को चोट पहुंचाने के लिए किसी वस्तु को अपनी ओर आते देखते हैं, तो तुरंत और स्वतः ही हमारी टांग, हाथ और समस्त मांसपेशियां ऐसी स्थिति में आ जाती है जो उस चोट से बचने के लिए सर्वोत्तम हो। ये सारी जटिल और कुशल क्रियाएं निम्न मनोमय कोश द्वारा किए गए समन्वय और नियंत्रण के कारण ही संभव हो पाती है। और यह सब प्राय इतने तेजी से हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। पेज नंबर 89। व्यक्ति के जीवन में अनुभवों की वृद्धि होने पर उसके स्मृति भंडार में विषय वस्तुओं के प्रतिबिंब भी बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे मन इन प्रतिबिंबों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करने लगता है। वह इन्हें बार बार सुव्यवस्थित क्रम से रखता है, उनका वर्गीकरण करता है और उनकी तुलना करता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके हमारी तर्क, निर्णय आदि से संबंधित मानसिक शक्तियां विकसित होती है। हम धीरे धीरे विचार करना सीखते हैं। यह अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है कि विचार करना मन में उपस्थिति प्रतिबिंबों के बीच संबंध स्थापित करना मात्र है। हमारे विचार की गुणवत्ता बहुत कुछ इन प्रतिबिंबों के स्वरूप और उनकी संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी विषय से संबंधित प्रतिबिंब मन में स्पष्ट और सही है, तो उस विषय पर वह उस मन की अपेक्षा कहीं अच्छी तरह से विचार कर पाने की स्थिति में है, जिसमें ये प्रतिबिंब बड़े ही अधूरे से हो। प्राय ऐसा लगता है कि विचार इन प्रतिबिंबों के बिना ही हो जाता है, परंतु गहराई से देखने पर पता चलेगा कि ऐसी अवस्थाओं में हम इन प्रतिबिंबों के स्थान पर उनके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। हमारी विचार प्रक्रिया के आधार तो वास्तव में ये प्रतिबिंब ही है, जो निरीक्षण करके, पढ़कर अथवा अन्य विधियों से निर्मित हुए हैं। जब हम बैंक जाते हैं तो वहां बहुत थोड़ी सी नकद राशि दिखाई देती है। अधिकांश सौदे चेकों या ड्राफ्टों के द्वारा ही हो जाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि ये सब उस नकद राशि के प्रतीक मात्र है जो समस्त सौदों का वास्तविक आधार है। यद्यपि ये प्रतिबिंब आवश्यक है, परंतु अच्छे चिंतन के लिए मन में बहुत से सुस्पष्ट प्रतिबिंबों का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक कलाकार की आवश्यकता है जो समस्त प्रतिबिंबों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि सुंदर विचार उत्पन्न हो। यदि आप बहुमूल्य रत्नों से भरा डब्बा एक साधारण व्यक्ति को दे एक साधारण व्यक्ति को दे दे, तो वह उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकेगा। परंतु यदि उसी बक्स को आप एक अच्छे जौहरी को दे दे, तो वह उनसे अत्यंत सुंदर और विभिन्न डिजाइन वाले रत्नभूषण बना देगा। इसी प्रकार पढ़कर या निरीक्षण करके अपना ज्ञान मात्र बढ़ा लेना और इस प्रकार अपने मानसिक प्रतिबिंबों को संख्या बढ़ा लेना पर्याप्त नहीं है। हमें गहराई से और निरंतर तब तक चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि एकत्रित सामग्री से हम सुंदर या जीवनोपयोगी विचार उत्पन्न करना न सीख ले। पेज नंबर 90। मैम हो गया आपका, थैंक यू। अभी राम प्रसाद जी एक पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है, उसके बाद हमें दीजिए। ठीक है जी सर, आवाज आ रही सर? आ रही हाँ, है। सुप्रिया जी आपका थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। यस, किरण जी आत्मवंदन, उनकी माता जी को आत्मवंदन।
पापा पापा जी को भी जोड़ दीजिए। पापा किधर? पापा है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, आप पढ़िए। यस। निम्न मन के कार्यों का अध्ययन करते समय कम से कम एक संक्षिप्त या संकेत उस भ्रम की ओर कर देना आवश्यक है जो किसी चीज को उसके अपरिवर्तित माध्यम से जानने में निहित है। जब हम निम्न मन से क्षेत्र में हैं, हमारे प्रतिबिंब नाम और रूप तक सीमित होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि उस स्थिति में हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं सकते। प्रतिबिंब एक संपर्यवेक्षित चीज है। सापेक्ष। उससे हम उस वस्तु का संपूर्ण चित्र नहीं वरन केवल एक आंशिक भाग ही देख पाते हैं। यद्यपि हम उस वस्तु के संपर्क में आने पर अपने मन से यह कल्पना कर लेते हैं कि यह उस वस्तु के सही स्वरूप को जान गए हैं। एक साधारण सी वस्तु के इंद्रियानुभव को ही ले लीजिए, विभिन्न प्रकार और दूरियों में उसे देखने पर हजारों विभिन्न स्वरूप दृष्टिगोचर होंगे। इससे इससे इसमें से कोई भी वस्तु या संपूर्ण और सही रूप प्रस्तुत नहीं करता। यदि ज्ञान इंद्रियास्पद नहीं है तो किसी विषय वस्तु का सही ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई और भी अधिक हो जाती है। अतः हम सचेत रहें और मन की क्रियाओं पर आधारित अपने दृष्टिकोण और विचारों को इस जीवन की वास्तविकताएं या मान बैठे, क्योंकि वे यदि विकृत नहीं तो केवल आंशिक निरूपण ही होते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मन के माध्यम से वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप समझने या जानने का प्रयास व्यर्थ है। मन के परे जाने पर तथा सत्य के प्रकाश में उन्हें देखने पर ही हम उन्हें यथार्थ में जान सकते हैं। यह ठीक इसी प्रकार जैसे इस के रंगीन प्रकाश में रहने वाला जीव जब तक जान ही कि श्वेत प्रकाश कैसा होता है, जब तक कि वह प्रिज्म के परे ना जाए और उस प्रकाश को देखने जो उस रंगवलियों को उत्पन्न करता है। यस, थैंक यू सर। लास्ट 3 लाइनें को थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बाकी आपने अच्छा पढ़ा। मीन्स इंटरनेट का इशू था। तो प्रिज्म रहता है ना, प्रिज्म ग्लास से प्रकाश गया है ना तो कलर दिखते हैं, 7 रंग आते हैं बाहर ना, उसके बारे में। ओके, तो वो पैराग्राफ बचे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। निम्न मन के कार्यों का अध्ययन करते समय साधक का ध्यान 2 बातों की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। एक तो ये है कि जिन विषय वस्तुओं को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं उनका केवल इंद्रियोजन्य प्रतिबिंब ही हमारे मन में होता है, वह उस विषय वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं होता। जिन सामान्य बाह्य विषय वस्तुओं को हम देखते हैं वे केवल स्पंदित परमाणुओं और अणु के संग्रहण मात्र है। उनमें जो रूप, आकार, रंग आदि हम देखते हैं वे केवल हमारे मन में होते हैं, उन वस्तुओं में नहीं। हमारे मन में जो मानसिक प्रतिबिंब बनता है उसको उत्पन्न करने में वह विशेष वस्तु तो एक अज्ञात उपकरण मात्र होती है। इस प्रकार हम वस्तुतः अपने मन में निर्मित मानसिक प्रतिबिंबों की दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया को हम बाहर
निरूपित करते हैं। जिस प्रकार द्वारा ये निरूपण होता है उसे विक्षेप कहते हैं। अपने मानसिक जगत को ही बाहर निरूपित करने की प्रक्रिया से दो बातें हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। प्रथम, जिस दुनिया में हम जीते वह वास्तव में हमारे अंतर में है। जिस दुनिया में हम जीते वो वास्तव में हमारे अंदर में है, हमारे मन में है। द्वितीय, हम वास्तव में अत्यधिक भ्रांतियों के बीच रहते हैं और इसका हमें ज्ञान तक नहीं होता। तो प्रथम, हमारे सब कुछ अंदर है, और दूसरा क्या है, हम वास्तव में अत्यधिक भ्रांतियों के बीच रहते, भ्रांतियों में रहते हैं और उसका हमें ज्ञान तक नहीं होता। भ्रांतियां को कैसा बोले, भ्रांतियां समझ में आता है ना आपको? ओके। निम्न मनोमय कोश के कार्यों के संबंध में हमें अंतिम बात यह समझनी है कि मनोमय कोश और मृत मन दो भिन्न चीजें हैं। मनोमय कोश सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित एक कोश है। यह प्रकृति का एक मनोभाव रहित यंत्र मात्र है। मन या निम्न मनस निम्न लोकों की सीमाओं में कार्यरत चेतना का ही एक स्वरूप है। मन या निम्न मनस की सीमाओं में कार्यरत चेतना का एक स्वरूप है। ओके, तो है ये चेतना ही अपनी अभिव्यक्ति के लिए निम्न मनोमय कोश का उपयोग करती है। ये चेतना ही अपनी अभिव्यक्ति के लिए निम्न मनोमय कोश का उपयोग करती है। यह सजीव है, चेतना के गुणों से युक्त है और पुरुष में अवस्थित है। मनोमय कोश को मन समझ लेने की ये प्रवृत्ति सामान्यता देखी जाती है। मनोमय कोश को मन समझने की ये प्रवृत्ति सामान्यता देखी जाती है। इन दोनों में अंतर न समझ पाने के कारण ही कुछ साधकों के मन में अति भौतिक लोगों की क्रियाओं के संबंध में कभी कभी भ्रम बना रहता है। तो मनोमय कोश क्या है? सूक्ष्म के निर्मित एक कोश है। मनोमय कोश क्या है? सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित एक कोश है। ये प्रकृति का एक मनोभाव रहित यंत्र मात्र है। कि मनोमय कोश और मूर्त मन दो भिन्न चीजें हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो विचार आते हैं हमारे शरीर से, इस शरीर से नहीं आते, बाहर से आते। हमारे जो मन में विचार आते हैं वो बाहर से आते, हमारे ब्रेन से नहीं आते, बाहर से आते हैं। तो हमें क्या बोलते हैं? हमारे ब्रेन से आ रहे हैं विचार। हम स्थूल शरीर में बोलते हैं मन में आए, इधर आए। तो लेकिन ये मनोमय कोश अलग है, वहां से सब विचार आते। तो कैसे आना चाहिए? हमारे हाथ में है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये सभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ये सभी हमारे कर्मों के हाथ में सब कुछ है। हमारे हाथ में थोड़ा बहुत कुछ है, वो डिसीजन लेना विवेक के रूप से। बाकी सब कुछ कर्मा के हाथों में है। हम ऐसे बंध गए हैं कर्मों के, इधर नाचो, इधर घूमो, उधर घूमो, ऐसा चल रहा है हमारा कर्मा के अनुसार। ठीक है, तो ये हम समझ रहे तो अच्छी बात है ना? गुड्डा गुड़िया का खेल है ना, तो वैसा है सब कुछ। ठीक है, तो अध्याय 9 तक आए हैं। ये से हम ट्यूसडे करेंगे या देखेंगे कब होता है। तो आंखों को खोलना है। वैशाली मैम आ गई है, ध्यान का समय हो गया है। वो आ गई है तो ध्यान का समय हो गया। यस, 9:59 एग्जैक्ट टाइम है। हाँ, यस माधुरी, आपने यस प्रभाकर जी बोलिए। 10 बज गए। आप तो आपने कर्म के बारे में बोल दिया, लेकिन जबकि कर्म नहीं है, इसके पहले अपन ने जो पुस्तक पढ़ी हाँ अ, पांडे जी की, हाँ, तो उसमें कर्म नहीं है, उसमें पहले विचार है। विचार यदि मन मन ही जीवन और बंधन है। कर्म विचारों के आधार पर ही कर्म प्रकट होते, यस प्रभाकर इसलिए जी, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको अभी ध्यान करने की ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ही ज्ञान पाया है आपने, ज्ञान को अभी प्रज्ञान में आपको प्रस्तावित करना है बस। संदीप जी आ गए, ऑन टाइम आ गए, उनको भी हमारा नमस्कार है ना? नमस्कार, यस।
वैशाली मैम को हमारा नमस्कार। कैमरा ऑन करना है। माधुरी जी, आप भी अपना कैमरा ऑन करना है। ललिता जी, आप पानी पीना है तो पी सकते हैं ध्यान के लिए। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं और ध्यान में बैठना है। यस, यस, यस। जो बाद में आ गए उनको पता ही नहीं है हमने आज क्या पढ़ा और क्या हमने डिस्कशन किया है ना, तो समझ में उनको नहीं आया। वो खाली बाद में देख सकते। यस, ठीक है। पानी पीना है तो पी लीजिए और हम ध्यान में जाए। चलो, आज हम ध्यान करेंगे मन का। मनोमय, निम्न मनोमय कोश, मनोमय कश, निम्न मनोमय कोश या मन का ध्यान करेंगे। आज करेंगे मन की यात्रा। यह किरण जी क्या है, ठीक है ना सब? थक गए आप बहुत? ओके, ओके, वेरी गुड। और ये किधर है, पापा किधर है आपके? सो गए? हाँ, ओके, ठीक। चलो, ध्यान में बैठना है सभी को। आज करना है मन का ज्ञान ध्यान। आज करेंगे मन का ध्यान। आज शुक्रवार है। जो भी होता है उसके साथ हमें जाना है। यस, जय जय राम कृष्ण। यस, वैशाली मैम, संदीप जी, आराम से बैठना है ध्यान के लिए। ध्यान की यात्रा में हमें जाना है। आज करेंगे हम ध्यान की यात्रा। आंखों को बंद रखना है। जो होता है उसे होने देना है। बस हमें इस मन को, अपने खुद के मन को सरेंडर होना है। ध्यान के साथ हमें रहना है।
हमें आराम से बैठना है, आराम से बैठे, जो होता है उसे हमें देना है। आंखों से धीरे धीरे बंद करे, हाथ घुटनों पर रखे, सांसों को सामने, मन में कहे मैं इस समय पूरी तरह शांत, मन में ही कहना है इस क्षण में पूरी तरह शांत हूं, मैं इस समय पूरी तरह शांत हूं। धीरे धीरे गहरी सांस लेना है, 4 सेकंड में सांस अंदर लेते रहना है और दूसरे सेकंड 2 सेकंड में उसे रोकना है, और बाकी 6 सेकंड में उसे छोड़ना है। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? प्रयास करना है। 4 सेकंड में सांस को अंदर लेना है, 2 सेकंड उसको पकड़ना है, बाकी 6 सेकंड में उसको छोड़ना है। और हर सांस सांस के साथ एक शांति हमारे अंदर आ रही है, तनाव बाहर जा रहा है। अंदर शांति आ रही है और तनाव बाहर जा रहा है। ध्यान सिर से पैरों तक लेके जाना है, धीरे धीरे हमारा ध्यान पूरा सिर से लेके पैरों तक लेके जाना है। हर हिस्से को ढीला छोड़ते जाना है, मन में दोहराना है मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स है, मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। अब अपने मन को देखे, अब अपने मन को देखना है, जो भी विचार आए उसे बस देखे, ना रोके ना पकड़े। जो भी मन में विचार अभी आ रहे हैं उसे रोकना नहीं है और ना पकड़ना नहीं, उसको छोड़ देना है। हर विचार को जाने देना है, जैसे बादल गुजरते हैं। हर एक विचार को जाने देना है जैसे बादल गुजरते हैं। हर सांस के हर सांस के साथ मंत्र को हमें जोड़ना है। धीरे धीरे हम मन में मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा बोलना है, मन में ही बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर सांस के साथ इस मंत्र को जोड़े, इस मंत्र को हमें अपनी सांस से जोड़ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रासों के साथ रहना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः रासों के साथ रहना है। अब अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। माँ पार्वती का ध्यान करना है। अभी अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करना है। उस प्रकाश से माँ पार्वती प्रकट हो रही है, उसे हमें महसूस करना है। उस प्रकाश से माँ पार्वती प्रकट हो रही है। वो शांत करुणामय दिव्य ऊर्जा से भरी है। वो शांत करुणामय दिव्य ऊर्जा से भरी है। उनके चेहरे पर मुस्कान है। उनके चेहरे पे मुस्कान है। उनकी ऊर्जा आपको घेर रही है। उनकी ऊर्जा हम सभी को घेर रही है, वैसा हमें महसूस करना है। माँ पार्वती का है। मन में माँ पार्वती से कहे, हे माँ पार्वती, हे माँ पार्वती, हे माँ पार्वती, हे माँ पार्वती, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हे माँ पार्वती, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जीवन के मेरे जीवन में प्रेम और शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रेम और शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रेम और शक्ति लाने के लिए आपका सदैव धन्यवाद। हर वाक्य के साथ हृदय में गर्माहट महसूस करें। हे पार्वती माँ, हमें इस शरीर के हर रोगों से मुक्त करे। इस शरीर के हर एक रोग से हमें मुक्त करे। हमारा जीवन ध्यानमय करे। हमारा जीवन ध्यानमय करे। हम हमेशा स्वस्थ रहे। हम हमेशा स्वस्थ रहे। हम हमेशा सुरक्षित रहे। हम हमेशा सुरक्षित रहे। हम आप हमें आशीर्वाद दे। हमें हमेशा ध्यानमय रहने का आशीर्वाद दे। हम हमेशा ध्यानमय रहे, इसका अवश्य आशीर्वाद दे। अभी भावनाओं को घर आना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब हमें महसूस करना है। अब हमें महसूस करना है माँ की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। अब हमें ऐसा महसूस करना है कि माँ पार्वती की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। आपके अंदर
हमारे अंदर शांति, शक्ति और प्रेम भर रहा है। हमारे अंदर शांति, शक्ति और प्रेम फैल रहा है। हमारे अंदर शांति, शक्ति और प्रेम भर रहा है। मन में दोहराना है। मन में अभी हमेशा हमें दोहराना है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं समर्थ हूँ। मैं समर्थ हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं समर्थ हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं समर्थ हूँ। मैं धन्य हूँ। अभी हमको खुद को पूरी तरह माँ को माँ पार्वती को समर्पित करना है। हमें अभी अपनी माँ पार्वती को हमें समर्पित करना है। कहे हे माँ, कहे हमें कहना है, हे माँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे। हमेशा मेरा मार्गदर्शन करे। हे माँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरा मार्गदर्शन हमेशा करे। कुछ समय इसी भावना में रहे। सांस को लेना है और उसे छोड़ देना। हम फिर से हमें अपने विचारों को देखना है। उन्हें पकड़ना नहीं, हर विचारों को जाने दे जैसे बादल जाते हैं। धीरे धीरे हमें कुछ अफर्मेशन बोलना है। मन में ही दोहराया है। मन में हमें दोहराना है। श्वास को लेना है और बोलना है और छोड़ भी देना। श्वास के साथ हमें श्वास को छोड़ना है और अफर्मेशन लेनी है। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं मजबूत हूँ। मैं मजबूत हूँ। मैं हर चुनौती को पार कर सकती हूँ। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हूँ। मैं अपने लक्ष्य के लिए करीब जा रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रही हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य को करीब जा रही हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रही हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। मैं सफल और सक्षम हूँ। मैं सफल और सक्षम हूँ। मैं सफल और सक्षम हूँ।
हर वाक्य के साथ हमें भावना का महसूस करना। अब हमें अपनी जीवन की अच्छी चीजों को याद करना है, उन चीजों को याद करना है और मन में बोलना है, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। मेरा परिवार अच्छा है। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। हर अवसर के लिए धन्यवाद। मुझे आने वाले हर एक अवसर को मेरा धन्यवाद। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है, बन रही है। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रही है। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। सांस को लेना है और छोड़ देना है और हमें बोलना है, मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है। खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। सभी जीवन मात्राओं को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, प्रकाश देवता, अन्न आकाश देवता, हम सभी को हमारा धन्यवाद। हर एक चीज के लिए जो भी हमें दिया उसी के लिए पूरे दिल से आपको धन्यवाद। मन में बोलना है धन्यवाद। अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देना है। अपने सभी लोगों को धन्यवाद, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, मुझे आपका ख्याल रखता है सबसे ज्यादा, उसके लिए भी धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। श्वासों को ध्यान देना है। अभी धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाना है, हिलाना है। अपने हाथों को, उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों से अपने चेहरे को ने इस जिधर पेन होता है उधर सहला सकते हैं अपने हाथों को और एक स्मित हास्य देके अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। इस पूरे यूनिवर्स को मेरा धन्यवाद आपका ध्यान लेने के लिए। धन्यवाद सभी को।
किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। यस, बोलिए। आत्मन, सर ध्यान अच्छा था। थैंक यू। आप जल्दी आइए थोड़ा, ठीक है। यस यस, सुप्रिया मैम सो गई हैं। यस, राम प्रसाद जी, यस यस, फटाफट बोलिए। आत्मानंद आत्मन, छान वाटलं, छान लागलं ध्यान. थँक्यू सर. ओके, यस, धन्यवाद। यस, आत्मानंद आत्मन। छान होतं. ललिता मैम, आपको थोड़ा लास्ट में रहना है, आपको थोड़ा और सीखना है, आपको लास्ट रहना है। और आप जब म्यूट और अनम्यूट करते हो तो एक आवाज आता है टिक करके, उसको आप ऑफ कीजिए। अभी नहीं, बाद में कर सकते, ठीक है। राम प्रसाद जी बोलिए। आत्मवंदन मास्टर। ध्यान आत्मन, अच्छा रहा, हम्म ध्यान आज अच्छा रहा, ठीक है। ऊर्जावान संचार रहा पूरा, हम्म ठीक रहा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, सुप्रिया जी, चित्रा जी ने गई। यस, प्रभाकर जी बोलिए। यस, ध्यान अच्छा रहा सर, हम्म कोई सही स्थिति में। यस, थैंक यू प्रभाकर जी। यस, संदीप जी, वृशाली मैम, यस, किरण जी होगी, माधुरी जी बोलिए, ठीक है। वृशाली मैम कहाँ है? ठीक है। यस, वृशाली मैम बोला। आत्मवंदन. आत्मवंदन, ध्यान छान लागलं, चांगलं वाटलं, छान वाटलं आज ध्यान. यस, थँक्यू सर. यस, ठीक, यस, थैंक यू। संदीप जी नहीं है, सुप्रिया जी नहीं है। यस, ललिता मैम अभी बोलिए आप। नहीं आता है, करेगा, अनम्यूट कर। धन्यवाद. माझं काही खूप ध्यान लागलं नाही आज, पण हम्म डोळं ठेवायला बरं वाटत होतं. ओके, यस यस, ललिता मॅम, चित्रा मॅम ने तो पेपर टाकलाय काय काय लागते ते. ओके, हं. ओके. ठीक, थैंक यू। चलो पूरी कर देते हैं हम। कल 2 दिन में होगा नहीं पता नहीं, लेकिन आप अपना ध्यान करना है। चित्रा जी, सुप्रिया जी और अमृता जी, आप थोड़ा ग्रुप को देख लीजिए, ठीक है। सैटरडे संडे में नहीं रख सकता, मंडे आऊंगा, मंडे की इंटरव्यू रहेगा, ठीक। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबका, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, यस, शुभ रात्रि।